नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी को। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ अलग व्याधि के बारे में, जिसका नाम है रक्तपित्त, नासागत रक्तपित्त यानी इपिस्टैक्सिस के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। ये एक अलग डिसीज है। अभी गर्मी का सीजन शुरू हुआ है और हमारे पास कई सारे केसेस, बच्चे या नौजवान या महिलाएं, कई सारे प्रकार के रुग्ण हमारे पास आते हैं जिनको नोज ब्लीडिंग होती है। मैंने कई सारे ऐसे भी रुग्ण देखे हैं जिनको रेगुलरली हर साल मतलब गर्मी के दिनों में नोज ब्लीडिंग होती है, नासागत रक्तस्राव उनको होता है। तो इस प्रकार से आज हम लोग इसको आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ट्रीट करेंगे, इसके कारण क्या है, या आधुनिक शास्त्र में इसको किस प्रकार से बताया गया है, इन सभी बातों के बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नासागत रक्तपित्त, वैसे देखा जाए तो आयुर्वेद शास्त्र में नासागत रक्तपित्त, यह रक्तपित्त व्याधि का ही एक प्रकार माना है। तो रक्तपित्त व्याधि में खासकर जो अलग अलग प्रकार के एक प्रकार के ब्लीडिंग होते हैं ना, लाइक कभी नासा से रक्त आता है, कभी ओरल कैविटी से, कभी गुदा से, तो अलग अलग रीजन से रक्त का स्त्राव होता है, तो इसको रक्तपित्त माना गया है। रक्त और पित्त, रक्तपित्त में रक्त धातु और पित्त दोष दोनों की दृष्टि होती है। रक्त और पित्त ये इस प्रकार से रक्तपित्त जनित व्याधि है। इसके हेतु के बारे में अगर सोचेंगे तो रक्तपित्त में मुख्यतः सारे क्षार, अम्ल, लवण, कटु, तीक्ष्ण, उष्ण, आतप सेवन, क्रोध, शोक, सभी प्रकार के पित्त प्रकोपक हेतु पित्त और रक्त का आश्रयशी संबंध है। तो इस प्रकार से पित्त और रक्त का आश्रयशी संबंध होने से जब भी हम लोग पित्त प्रकोपक आहार विहार का सेवन करते हैं तो रक्त भी दुष्ट होता है और इस प्रकार से रक्तपित्त की संप्राप्ति बनती है। रक्तपित्त में मुख्यतः दो प्रकार की है, ऊर्ध्वक रक्तपित्त और अधोक रक्तपित्त। हमारा आज का जो विषय है नेजल ब्लीडिंग या नासागत रक्तपित्त, ये ऊर्ध्वक रक्तपित्त में समाविष्ट किया गया है। तो ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज कॉल्ड एज एपिस्टैक्सिस और नोज ब्लीडिंग। जैसे कि हमें पता है नासा की रचना के बारे में तो अभी हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे। तो नेजल सेप्टम जो है, इट इज सप्लाइड बाय द वेरियस टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, जो इसको सप्लाई करती है जो एक प्रकार से। तो यहाँ पर हम लोग इसके पहले आधुनिक कारणों को देखते हैं कि किन किन कारणों से नेजल ब्लीडिंग हो सकती है। तो सबसे पहले तो लोकल रीजन्स में आघात, अभिघात या ट्रॉमा, ये एक बड़ा रीजन है जिसमें अभिघात के कारण जो भी इंजुरी हुई है, कई बार देखा जाता है कि कुछ गिरना पड़ना या एक्सीडेंट हो गया है तो नेजल ब्लीडिंग होती है। ये एक्यूट टाइप की होगी और तभी के तभी होगी, यानी इसका और बाकी इसका कुछ संबंध नहीं होगा, यानी रक्त पित्त दृष्टि का संबंध नहीं होगा यहाँ पर, या पित्त प्रकोपक हेतु का सेवन का संबंध नहीं होगा। सो इट इज अ ट्रॉमेटिक टाइप ऑफ इंजुरी, आघातजन्य ये स्थिति है जिसमें फिर फ्रैक्चर हो सकता है या कई मार भी लगता है, नासा के अंदर जख्म भी हो सकता है। फिर दूसरा इसका कारण है इन्फेक्शन, एनी टाइप ऑफ लोकल इन्फेक्शन लाइक acute or chronic type of infections of nasal cavity like diphtheria, rhinitis, sinusitis, rhinitis zika, adenosis, tuberculosis, syphilis वगैरह वगैरह। इन सभी इन्फेक्शियस डिसीजेस के कारण भी पस सिक्रेशन या ब्लड सिक्रेशन वहां पर हम लोग देख सकते हैं। फिर अदर काजेस में हाई एल्टीट्यूड, उच्च स्तरीय मतलब प्रेशर में हम लोग चले जाते हैं, लाइक कुछ कंडीशंस है, या कई बारी आजकल जो सारे पार्क्स वगैरह होते हैं ना, तो वहां पर भी ऐसे कुछ गेम्स होते हैं जहां पर हाई एल्टीट्यूड में जाना पड़ता है। जैसे आप लोग अगर यहाँ पर गए होंगे, कई बार ऐसे कुछ प्लेसेस है, जैसे हमारा ये भी है मुंबई में जो बोरीवली में है सेलवर्ड वगैरह, तो उसमें भी ऐसे कई सारे कुछ प्ले होते हैं, एक्ट्स होते हैं जिसमें एक विशिष्ट उच्च इसमें हम लोग जाते हैं, जिगजैग मैनर का जो वहां पर होता है खेल। तो उसमें बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि पेशेंट को चक्कर आ जाती है, वोमिटिंग होती है, सर दर्द होता है वगैरह वगैरह। तो एकदम से अगर आप उच्च स्तरीय दबाव में चले जाते हैं तो वहां पर ऑक्सीजन की लेवल में तफावत आने से भी ब्लीडिंग हो सकती है, वहां पर नेजल ब्लीडिंग हो सकती है। इसके साथ साथ कई प्रकार के डिसीजेस है जो
इसका भी कारण बन सकते हैं, लाइक हाइपरटेंशन के कारण हो सकता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स किसी भी प्रकार के हैं, हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया या विटामिन के की डिफिशियंसी होना, टाइफाइड, मलेरिया, कुछ ऐसे प्रकार के इसमें भी, या फिर वाइकेरियस मेंस्ट्रुएशन, ये भी इसका कॉमन कॉज है। कई प्रकार के एंटीबायोटिक्स या कई प्रकार के मेडिकेशंस के चलते भी आपको नेजल ब्लीडिंग हो सकती है, लाइक साइलेट्स है, एंटीकोगुलेंट्स है, जो कि एपिस्टैक्सिस का कारण बनते हैं। इडियोपैथिक यानी जहां पर कोई कारण रूल आउट नहीं होता है, तो ये सारे कारण वहां पर हम लोग देख पाते हैं कि नेजल ब्लीडिंग होती है। नेजल ब्लीडिंग जब भी आपको, अभी नेजल ब्लीडिंग के बारे में चिंता कब करनी है, ट्रॉमेटिक है जो भी है, हमें तुरंत इलाज करना होगा। जब आपको 1-2 ड्रॉप ब्लड आता है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा ठंडा आइस पैकिंग वगैरह कराते हैं, ठंडे पानी से भी अगर आप परिचय कराते हैं, आप चेहरे को धो लेते हैं, नासा को क्लीन कर देते हैं, तो भी ये नेजल ब्लीडिंग स्टॉप हो सकती है। बट चिंता की बात जब होगी जब आपको कंटिन्यूअस ऑलमोस्ट अबाउट 20 मिनट्स तक अगर ये ब्लीडिंग कंटिन्यू चल रही होती है, तो वहां पर आपको दिक्कत आती है, या वहां पर आपको केयर करने की जरूरत है, क्योंकि ब्लड लॉस होगा तो निश्चित रूप से यह हानिकारक हो सकता है। अधिक मात्रा में रक्त धातु की, तो रक्तम जीव इति स्थिति की, तो रक्त किसी भी मार्ग से अधिक मात्रा में बहता है तो हमें वहां पर चिंता करने की बात होती है। इसीलिए वहां पर तुरंत हमें इस नेजल ब्लीडिंग को स्टॉप कराना होगा। तो यहाँ पर मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको आधुनिक शास्त्र के हिसाब से क्या इसके कारण हो सकते हैं इसके बारे में बताना चाहा है। इसमें देखा जाए तो जैसे रक्त और पित्त ये दुष्ट हो गई है, इंजुरी हो गया, ट्रॉमा हो गया। अभी उष्णता जनित, जैसे बहुत बच्चे धूप में खेलते हैं, अभी गर्मी के दिनों में छुट्टियां होती है तो बच्चे वो बाहर खेलते रहते हैं, धूप लगती है, उनको समझता नहीं है, फिर अचानक से नाक से उनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो माएँ घबरा जाती है। अधिक मात्रा में साल्टी स्पाइसेस या फिर कुछ अल्कोहल का कंज्यूमशन करना, ये भी इसका एक कारण हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू हीट, या फिर कुछ साइनस इन्फेक्शन हो गया, कोई नेजल सर्जरी अगर हुई है आपकी, तो इसमें भी इसके कारण भी आपके नेजल ब्लीडिंग हो सकते हैं। या फिर आपका एलर्जिक राइनाइटिस हो गया, वेस्कुलर फॉर्मुलेशंस कुछ बनना, पॉलिप वगैरह भी बनना नेजल कैविटी में, फिर हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी हो गया, फिर इरिटेशन, एक्सपोजर टू कुछ इरिटेंट्स, लाइक आप केमिकल लैब में गए, वहां पर अमोनिया का वगैरह स्मेल आपने ले लिया हो, तो इसके चलते भी अचानक से आपको ये हो सकता है, नेजल ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ स्प्रे वगैरह आप ओवर यूज करते हैं, नेजल स्प्रेज आते हैं आजकल, जो अगर आपको अस्थमा वगैरह की शिकायत है या आपको ब्रीथलेसनेस वगैरह होता है, तो इसमें इस प्रकार के नेजल स्प्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे अगर आप इसका ओवर यूज करते हैं, अधिक मात्रा में इसका अगर यूज कर देते हैं, तो वहां पर भी ये दिक्कत हो सकती है आपको नेजल ब्लीडिंग होने की। तो सभी कारणों को लगभग हमने देखा है। इसके लक्षण क्या होंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण तो होगा ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है तो चक्कर का आना, सर दर्द करना, कुछ वीकनेस मालूम होना, फटीग, थकान आती है, आपके पल्स रेट बढ़ जाती है आपको, फिर चक्कर आना, कंफ्यूजन, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो इस प्रकार से ब्लीडिंग ये एक्सटर्नल नोज से या इंटरनल नोज से, ये 2 प्रकार से भी हो सकती है। तो इसीलिए आपको ये सारे लक्षण, इसके पूर्व रूप, इसके लक्षण, फिर इसके कारण, आधुनिक शास्त्र से, आयुर्वेदिक शास्त्र से इसके क्या कारण है, इसको भी हमने यहाँ पर पढ़ने का प्रयास किया है। आचार्य ने महागत में रक्तपित्त व्याधि का उल्लेख किया है। महागत यानी एक प्रकार से डेथफुल या ड्रेडफुल डिसीज, यानी जो भी एक महावेग है, इंटेंसिटी होती है इसमें, बहुत ज्यादा मात्रा में हेवी ब्लीडिंग हो सकता है, इसीलिए इसकी गणना उन्होंने महागत में की है। महागत में इसकी गणना की है। इसके कारणों को हमने देखा, ऊर्ध्वक, अधोक रक्तपित्त ये मुख्य प्रकार है, बट इसके साथ साथ इसके वातज, पित्तज, कफज, वात पित्तज, वात कफज, कफ पित्तज या त्रिदोषज, सन्निपातक, ऐसे भी कुछ कारण बताए हैं आयुर्वेद शास्त्र में। तो यहाँ पर स्पेसिफिक जैसे देखा जाए तो वातदोष या रक्तपित्त तो दुष्ट है ही, बस इसके साथ अगर वातदोष अधिक मात्रा में दुष्ट हो जाता है तो इसको हम लोग कहेंगे वातज टाइप ऑफ रक्तपित्त। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये सारे, फिर इसमें कई बारी लक्षण जो होंगे, लक्षणों को कॉमनली रक्तपित्त के जो लक्षण हैं, इसमें अलग अलग मार्ग से रक्तस्राव होता है कुछ इस प्रकार से, फिर कई बारी शुष्कता आना, फिर लाइक थकान महसूस होती है, प्यास ज्यादा लगती है,
फिर गलावट लगती है, गात्र सदन, पांडुता, फिर मुख में भी कुछ शोष वगैरह भी लगने लग जाता है, फिर मत्स्य गंध, यानी जो भी जहां से भी ब्लीडिंग हो रही है ना वहां पर भी कुछ आम्ल मत्स्य गंध, क्योंकि एक विशिष्ट प्रकार का स्मेल हमारे रक्त धातु को आता है, तो इस प्रकार से स्मेलिंग आना ये भी है। कई बार कास वगैरह भी लक्षण दिखता है, श्वास लक्षण दिखता है आपको, भ्रम वगैरह पीड़ा लक्षण दिखेगा, शिरशु लक्षण दिखेगा, फिर शीत कंप यानी कुछ ट्रीमर्स वगैरह, थरथराहट आती है, क्योंकि रक्त की मात्रा कम हो रही है, तो इस प्रकार से वहां पर कंप वगैरह भी लक्षण आपको मिल सकते हैं। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं चिकित्सा की तरफ। चिकित्सा को बताते समय इसकी मुख्य चिकित्सा होगी जो सामान्य रक्तपित्त की चिकित्सा बताई है, ये सामान्य रक्तपित्त की ही चिकित्सा हमें फॉलो करनी होगी इसमें। बट इसके पहले भी आपको फर्स्ट एड यानी तुरंत आपको क्या करना है, ये तो हो गया कि आपके पास पेशेंट आता है कि मुझे हर साल रक्तपित्त होता है या मतलब नेजल ब्लीडिंग की शिकायत लेकर आता है, तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के बारे में सोचना होगा। ट्रीटमेंट प्रिंसिपल एक जनरल में जो बताया है आचार्यों ने, तो वो बताया है प्रतिमार्ग चिकित्सा इसको कहा है। ट्रीटमेंट प्रिंसिपल में उन्होंने इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो तो निदान परिवर्जन हो जाएगा, इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा आपके लाइफस्टाइल का, आहार विहार का, सब तरीके से आपको रक्तपित्त को कम करना है, यानी रक्त दुष्टि को या पित्त जनित जो भी हेतु है इन सभी हेतु को आपको कम करना होगा। आपको निदान परिवर्जन करना है, आपको स्तंभन चिकित्सा करनी है, स्तंभन के बाद आपको थोड़ा सा पोषण करना होगा, लंघन करना होगा, लंघन के बाद आपको तर्पण करना है, तर्पण के बाद आपको पेया विलेपी मंड इन सभी का भी प्रयोग करना है, और फिर इसके बाद आपको थोड़ा सा लाइक ये भी करना होगा, अनुलोमन करना है। तो जैसे मैंने अभी बता रही थी मैं कि इसके लिए आपको जो एक प्रतिमार्ग चिकित्सा बताई है, प्रतिमार्ग चिकित्सा तो इसमें ये बताया है कि अब अगर आपका ऊर्ध्वक रक्तपित्त है, नेजल ब्लीडिंग को हम लोग ऊर्ध्वक रक्तपित्त कह सकते हैं, तो इसको आपको अधोमार्ग से हरण करना है, तो इसको प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा या प्रतिमार्ग चिकित्सा बताया है। तो इसमें आपको विरेचन चिकित्सा करनी है ऊर्ध्वक रक्तपित्त में, क्योंकि ऊर्ध्वक गति से रक्त और पित्त बाहर आ रहे, रक्त बाहर आ रहा है, तो इसीलिए इसकी गति को हमें अनुलोमित करना है। इसके लिए हमें अनुलोमन या विरेचन जैसे कुछ उपायों का भी यहाँ पर उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या होती है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि हम लोग तुरंत क्या करेंगे, क्योंकि जब पेशेंट आना है ना तो हमें तुरंत मतलब जो फर्स्ट एड है वो करना पड़ेगा, और बाद में हम लोग उसको आराम से जो भी करना होता है वो हम लोग सबसे उसको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, ब्लीडिंग हमें स्टॉप करनी है। ब्लीडिंग स्टॉप करते समय या जब भी पेशेंट आता है तुरंत आपकी ओपीडी में, तो वो बहुत ही मतलब डरा हुआ सा होता है, उसको पता है कि मतलब अगर बार बार उसको होता है तो उसको पता होगा, तो वो थोड़ा सा सेटल होगा। बट अगर अचानक से कभी पेशेंट आता है कि पहली बार उसको ये हुआ है, लाइक इपिसेक्सिस हुआ है या नेजल ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले उसको शांति से बिठा देना है, शांति से बिठा देना है, बिठाना है आपको। एक चेयर पर आपने उसको बिठा दिया है तो आप उसको स्ट्रेट बिठाइएगा, स्ट्रेट बैठने के बाद उसका जो चेहरा है वो सीधा रखिएगा, और सबसे पहले आपको आपके थंब और फर्स्ट फिंगर से थोड़ा सा इस प्रकार से आपका जो सॉफ्ट नोज है, इस सॉफ्ट नोज को आपको पिंच करना है, इस प्रकार से पिंच करके चेहरे को थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में ले लीजिएगा, ताकि जो नीचे बह रहा है रक्त वो नहीं बहे। इस प्रकार से इसको थोड़ा सा पिंच के साथ हमें ऊपर लेना है, ये फर्स्ट आपको होगा। सीधा बैठने को कहिएगा, पिंच लगाइएगा, पिंच से भी थोड़ा सा ब्लड स्टॉप होने में, लाइक हम लोग यहाँ की पिंच करते हैं ना, तो आर्टरीज वगैरह भी थोड़ा पिंच होंगी तो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा ना, आर्टरीज का स्मूथ नेचर होता है, तो इसको हमने कॉन्स्ट्रिक्ट कर लिया, तो इस प्रकार से पिंच करेंगे तो थोड़ा सा ब्लीडिंग स्टॉप होने में आपकी मदद मिलेगी। ठीक है, इसके बाद अगर पेशेंट बोलता है कि मेरे गले में खून आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो उसको थूकने को लगाइए, ये होगा ताकि उसको अस्वस्थता नहीं होगी और वो रिमूव हो जाएगा, तो गले में जो भी जमा है वो उसको थूकने को कहिएगा। ठीक है, अभी अप्लाई करिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है आइस पैकिंग। आइस पैकिंग, जो भी बर्फ है बर्फ को कपड़े में लीजिएगा, और बर्फ को कपड़े में लेकर आप इससे आपका जो नॉस्ट्रिल्स है ना, नेजल कैविटीज है, इसको छोटा सा आप पैक कर सकते हैं। कई बारी अस्पताल में भी नोज को पैक किया जाता है पूरा,
लाइक इस प्रकार से ब्लीडिंग हो रही होती है तो अप्लाई आइस पैक। आइस पैक आपको, आप जैसे हम लोग ज्वर में वगैरह करते हैं ना, तो आप चेहरे पर भी थोड़ा सा ठंडा पानी का या आइस का भी ये कर सकते हैं। आप उसके माथे पर भी थोड़ा सा ठंडा पानी या बर्फ से कपड़ा जो भीगा हुआ होता है ना, उसको भी आप लग सकते हैं, तो ताकि थोड़ा सा शरीर में शीत गुण हमें देनी है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको तुरंत जो फर्स्ट एड है इसमें आपके पास सलाइन वाटर होगा, तो सलाइन वाटर 2-2 बूंद आप, इसके साथ आपको पेट्रोलियम जेली अगर है घर में होती है, आपके पास आराम से मिल जाती है, तो पेट्रोलियम जेली में भी आप भिगो कर एक प्रकार से उसको, उस छोटा सा कॉटन का कपड़ा, कॉटन का गॉज पीस लीजिएगा, उसमें पेट्रोलियम जेली डुबोकर इसको आप आपके नेजल कैविटीज में रख दीजिएगा। इससे भी आपको स्तंभन के लिए बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। तो इसके बाद आपको जो भी एंटीबायोटिक का कोई ऑइंटमेंट अगर होता है तो ये भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ऑइंटमेंट आप अप्लाई कर सकती है। इसके बाद पेशेंट थोड़ा सेटल हो गया है, मानो खून कम हो गया, ब्लीडिंग कम हो गई हो, तो पेशेंट को लिटाइएगा आराम से और उसको हेड लो पोजीशन दीजिएगा, मतलब हेड उसका जो है इलिवेट कर दीजिएगा, उसके हेड के नीचे 2-3 तकिए रख दीजिएगा ताकि जो ब्लड है नीचे ना आए। इस प्रकार से आपको उसके हेड को सपोर्ट करना है तकिए के साथ साथ, और फिर आप आराम से आइस पैक कर सकती है। मार्केट में नेजो जेल करके भी मिलता है खासकर, तो इस नेजो जेल से भी आप पैकिंग करा सकती है नेजल कैविटीज की। ठीक है, फिर दूसरा एक आता है सिडल का विनेगर। सिडल का विनेगर में भी कॉटन डुबोकर, कॉस्बिस डुबोकर आप इससे भी नेजल कैविटीज में 2-2 बूंद फिर थोड़ा सा रखिए, गॉज जो वहां पर रख सकते हैं, स्मॉल कॉटन में लेकर उसको वहां पर रख सकते हैं स्टॉप करने के लिए तुरंत। ये बहुत अच्छे से आपको अच्छा काम करेगा। इसके साथ अगर घर में है आप, तो घर में है तो घबराइए मत, आपके घर में ओनियन होता है, कांदा प्याज होता है, इस प्याज के स्लाइसेस करिएगा। इस प्याज के स्लाइसेस को थोड़ा सा आप उसको सूंघने दीजिएगा, या फिर ऐसे हाथ में रुमाल लेकर उसका जो ये होगा ना बास, उसको लेने को लगाइए, क्योंकि ओनियन शीत गुणधर्म वाला है। जैसे मूर्छा में, सिंकोप में हम लोग ओनियन नेजल कैविटी के यहाँ लगाते हैं, उसको घूमने को लगाते हैं ना, इसी प्रकार से आपके हाथ में नेजल स्लाइसेस लीजिएगा और अच्छे से आराम से उसको सूंघने को लगाइएगा, इससे भी आपको अच्छा आराम मिलेगा। सलाइन का मैंने बताया था। और एक दूसरा कोरिएंडर घर में धनिया होता ही है, तो अगर आपके पास ग्रीन धनिया है, यानी मतलब कोथिंबीर है, कोरिएंडर है, तो उसके पत्तों को आप, उसके पत्तों का जूस निकाल कर भी 1-2 ड्रॉप आप इसमें डाल सकती है, या पत्तों को आप नेजल इसमें भी ऐसे मतलब लपेट कर या आप यहाँ पर रख सकती है नेजल पूरा बाजू में, जो हमारे नोज कैविटीज है ना, इसके बाजू में बाहर से भी, एक्सटर्नल साइड से भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकती है। ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा, ठंडा कपड़ा आप लगा दीजिएगा। इसके साथ कोरिएंडर ऑयल का भी आप 2-2 ड्रॉप अंदर डालेंगी तो भी अच्छा मिलेगा, आपको राहत मिलेगी। फिर तुलसी का भी जो एक्सट्रैक्ट निकालकर, तुलसी का रस, स्वरस निकालकर भी आप 2-2 बूंद इसकी डालते हैं तो भी अच्छा मिलेगा। आपके घर में खाने का सोडा होता है, तो इस सोडे का भी इस्तेमाल आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, पिंच डालकर या पानी के घोल उसको बनाकर उसमें कॉटन गॉज डुबोकर इसमें आप आराम से, ये मैं सारा फर्स्ट एड बता रही हूँ। जब भी रुग्ण आपके पास आता है तो हमें मतलब क्या करना ऐसे लगता है ना, तब इस समय पे आपको ये सारे शीत उपचार हमें ज्यादा से ज्यादा करने सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी तो सारी ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बहुत विस्तारित रूप से रक्तपित्त की बताई है, बट मुझे लगता है फर्स्ट एड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप पेशेंट को फिर आराम से, जैसे नेजल ब्लीडिंग वगैरह कम हो जाती है ना, तो आप इसको शीतली प्राणायाम, जो कि शरीर में शीतलता देता है या पित्त का प्रकोप कम करता है, इसके साथ आप अनुलोम विलोम करा सकते हैं। अनुलोम विलोम का भी अच्छा काफी इफेक्ट होगा। और इसके साथ साथ तो फिर अगर देखिए, अभी तो ब्लीडिंग कंट्रोल में आ गई है, बट रूल आउट करने के लिए फ्यूचर के बारे में, पेशेंट की एज देखिए, बच्चा है या ओल्ड एज वाला पर्सन है तो उसमें हाइपरटेंशन देखिएगा, फिर कोई सेकेंडरी डिसीजेस के चलते भी ये हो सकता है कई बारी कुछ, फिर आपको बीटी, सीटी या क्लॉटिंग टाइम या प्रोथ्रोम्बिन टाइम, जो सारे हमारे ये है ना, लाइक क्लॉटिंग टाइम एंड ब्लीडिंग टाइम 1 to 3 minutes इज नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम इज लाइक 3 to 9 minutes, ये नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम होता है। कुछ फैक्टर्स लाइक एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी, इनकी डिफिशियंसी के कारण भी हीमोफिलिया डिसीज में
बी या ये डिफिशियंसी फैक्टर्स, देयर आर 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। तो ये 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स में किसी बी फैक्टर का एब्सेंस हो तो भी यहाँ पर भी आपका मतलब ब्लीडिंग हो सकता है। तो इसीलिए रूल आउट करिएगा एक्सरे वगैरह जो भी जरूरत है। और इसके साथ जो रिलेटेड सिम्टम्स है, लाइक अगर पेशेंट क्या दूसरा कुछ लक्षण बताता है क्या, या पेशेंट को दूसरा कुछ डिसीज है क्या, इसके बारे में भी सोचिए जरूर कि पेशेंट और क्या कंप्लेंट कर रहा है। पेशेंट की कंप्लेंट के हिसाब से उसके इन्वेस्टिगेशंस को करना भी जरूरी है कि क्यों, कहाँ पर, क्यों, किस प्रकार से नेजल ब्लीडिंग दिखती है आपको, या आपको उसको रूल आउट करना है। क्योंकि जैसे मैंने बताया हाइपरटेंशन के पेशेंट में बहुत बार ये एपिस्टैक्सिस या नेजल ब्लीडिंग की शिकायत मिलती है। तो इस प्रकार से बीटी सीटी आपको जांच करानी होगी। इसका हीमोग्लोबिन भी देखिएगा, अगर फ्रीक्वेंटली अगर ब्लीडिंग होती है तो हीमोग्लोबिन काउंट कम हो सकता है। तो इस प्रकार से हीमोग्लोबिन काउंट कम होना ये भी ठीक नहीं होगा। तो ये बेसिक फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैंने बताई। इसके साथ साथ आपको आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में भी अगर कुछ इसका इस्तेमाल कर, देयर आर सो मेनी ड्रग्स, बहुत सारे ड्रग्स यहाँ पर है जो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं बहुत सारे कल्पों को भी बताऊंगी, बट जैसे मैं बता रही हूँ कि हर्ब्स कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस हर्ब्स में जैसे मैंने कुछ घरेलू भी बताया आपको। इसके साथ साथ आपको प्याज का रस मैंने बताया, फिर दाड़िम का भी आप ये कर सकते, दाड़िम का भी जूस इसका इस्तेमाल कर सकती है। फिर कुछ ये भी बता देती हूँ मैं, धातकी पुष्प, धातकी पुष्प का भी उपयोग हो सकता है। धातकी पुष्प और फिर लाइक आप इसको ना काउज मिल्क या घी में, यानी गाय के दूध या घी में मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ मोच रस को भी, मोच रस, धातकी पुष्प, गाय के घी या दूध में मिलाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पीने को भी दे सकते हैं पेशेंट को। और फिर लोध्र का भी उपयोग करते हैं, लोध्र भी आप गाय के दूध में वगैरह ये कर सकते हैं इसमें। और फिर आपका लाइक द्राक्षा रस है, इक्षु का रस है, दुर्वा रस है, दुर्वा रस का भी नस्य दे सकते हैं। दुर्वा रस के भी 2-2 बूंद डालिएगा, बहुत आपको फायदा मिलेगा। फिर यवासा मूल है, अड़ुलसा का भी फांट पीने को दीजिएगा। और अड़ुलसा का स्वरस आप नासा में अवपीड़न नस्य के रूप में 2-2 ड्रॉप्स डालिएगा, बहुत आपको अच्छा इफेक्ट मिलेगा। अभी कुछ कल्पों की वगैरह बात करते हैं। तो इसमें जो शीत कल्प है, लाइक कमलादिगण के, नीलकमल या उत्पल, गैरिक, शंखभस्म, चंदन, इन सभी को ठंडे पानी में पीसकर इसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। और एक बात मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी कि शुरू की अवस्था में आपको नस्य नहीं करना है। शुरू की अवस्था में जब ब्लीडिंग फेज में पेशेंट है तब आपको केवल ड्रॉप्स डालने हैं। हालांकि कुछ वैद्य करते हैं नस्य, बट पहले की अवस्था में आपको स्तंभन भी करना है। अगर आपने स्तंभन के बिना भी अगर आपने नस्य दिया तो वहां पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आगे चलकर कुछ इन्फेक्शन नासा में हो सकता है। तो इसीलिए आपको फर्स्ट एड पहले करना है, और उसके बाद फिर जो लॉन्ग टर्म वाली जो ये है ट्रीटमेंट मॉड्यूल है, इसके बारे में आपको सोचना होगा। जैसे कि आपको सेकेंडरी रूप में हाइपरटेंशन को ट्रीट कराना होगा। पेशेंट की एज देखिएगा, बच्चा है, बाहर खेलता है गर्मी के दिनों में या धूप के दिन है, तो वहां पर उसको बहुत ही शीत यानी कूल वाला सब कुछ डाइट, फालसा, पानक, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, शरबत, पानक, फांट वगैरह वगैरह, इन सभी का डेली रूटीन में उसको इस्तेमाल करवाना होगा। फिर जैसे कई बार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के कारण भी नेजल ब्लीडिंग होती है, तो इसमें भी इसकी ट्रीटमेंट भी करनी जरूरी है। अगर आप हाई एल्टीट्यूड पर जाने से आपको पता चला कि आप हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम हाई एल्टीट्यूड पर जाने के बारे में आपको सोचना चाहिए। या आप जाते हैं तो समझो, मानिए नेजल ब्लीडिंग अगर हुई उस समय पे, तो इसको कैसे रूल आउट करना, इसको कैसे ट्रीट करना, इसके बारे में भी सोचिएगा। या आप खुद से रूल आउट करिएगा कि किन कारणों से, किन केमिकल्स के चलते या कुछ स्पेसिफिक खान पान के चलते आपको नेजल ब्लीडिंग हुई है, या कुछ धूप में जाने के कारण हुई है। इन सभी कारणों को भी आपको रूल आउट करना होगा आपका। फिर एक और इसमें ये भी है कि अगर आप के पेशेंट को ना, कई बारी पेशेंट अगर ओल्ड एज वाले होते हैं ना, हाइपरटेंशन वाले वगैरह होते हैं, या फिर पहले कुछ हार्ट अटैक हुआ होगा, या चेस्ट पेन, एंजाइना की हिस्ट्री है, या कभी कुछ टाइप का अगर ये बना होगा उनके, इसमें कुछ थ्रोम्बोसिस वगैरह की हिस्ट्री होगी, तो वहां पर भी ब्लड थिनिंग ड्रग्स चलते हैं। तो ब्लड थिनिंग ड्रग्स अगर लॉन्ग टर्म में यूज करता है पेशेंट्स, तो भी
इसके कारण भी आपको ये हो सकता है, लाइक इस प्रकार से ये समस्या हो सकती है कई बार, तो ये भी इसका कारण होगा। अभी दूसरा जो भी द्रव्य, इसमें कई सारे द्रव्य मैं बता रही हूँ आपको। अभी हम लोग इसके साथ साथ कुछ द्रव्यों के बारे में, कुछ कल्पों के बारे में, तो आयुर्वेदीय रक्तपित्त की सामान्य चिकित्सा को अपनाइएगा, जिसमें सबसे पहले स्तंभन आएगा। ठीक है, स्तंभन के लिए आपको जो भी उचित लगता है इस सभी का प्रयोग करिए, जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। बाद में आएगा लंघन, क्योंकि यहाँ पर लंघन क्यों करना है, तो बिल्कुल दोष प्रकोपित हुए हैं, तो जो भी दोष प्रकोपित हुआ है तो कहीं ना कहीं जाकर अग्निमान्य होगा, कहीं ना कहीं जाकर ये संप्राप्ति बनी है, तो इसके आम को कम करने के लिए या दोषों के प्रकोप को कम करने के लिए, दोषों को अपने जगह पे लाने के लिए हमें लंघन करना होगा। लंघन के बाद तर्पण करिएगा। तर्पण के साथ साथ पेशेंट को पित्त शमन के लिए जो सारे उपचार बताए, यूष है, पेया है, यवागु खिलाइएगा। यवागु बेस्ट है, हमने जो डाइट के सेशन चलते उसमें भी आपको बार बार बताया है। यवागु पेया ये केवल लाइक संसेचन क्रम में नहीं है, बट इसका आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपको अनुलोमन करना है, विरेचन देना है। विरेचन के लिए जो भी आपको कंफर्टेबल ड्रग लगता है इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ब्लीडिंग अगर बहुत ज्यादा होती है, 2-3 बार होती है, लाइक रोज हो रही है, तो वहां पर पेशेंट को बहुत ज्यादा थकान होगी, डिबिलिटी होगी, गलावट होगी, तो इसमें आपको डिबिलिटी को कम करने के लिए कुछ जीवनी गणों के द्रव्यों का इस्तेमाल करना है। आप पान के रूप में, पेय के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कल्पों के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस प्रकार से भी हो, पित्त का शमन करना है और रक्त धातु को आपको बचाना है। तो इसीलिए इसके ऊपर काम करने वाले पद्मक का काढ़ा पिलाने को दीजिएगा, जो कि शीत गुण वाला है और रक्त में बहुत अच्छे से काम करेगा। बला, जो जीवनी गण की द्रव्य है, बला, बला का काढ़ा दीजिएगा। फिर इसमें खदीर चूर्ण, क्योंकि खदीर ये रक्त स्तंभन करता है। कषाय, शीत, मधुर रस के द्रव्यों का इस्तेमाल आपको करना है। ठीक है, फिर इसमें आप श्रृंगरादि चूर्ण करके भी आता है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उशीर चूर्ण, उशीरासो, उशीर का फांड बनाकर दीजिएगा, क्योंकि गर्मी के दिनों में उशीर या खस आराम से मिल जाता है, इसका शरबत बनाइएगा, या फिर उसका काढ़ा बनाकर भी आप पीने को भी देते हैं ना, दिन में 2-3 बार दीजिएगा उसके हिसाब से, तो भी अच्छा आराम मिलेगा। पेया, उशीर की पेया बना सकते हैं, लोद्र का पेया बना सकते हैं, लोद्रा सौ का। प्रियंगु का भी आप पानक बना सकते हैं। प्रियंगु बेस्ट काम करता है रक्तपित्त जनित संप्राप्ति में, दाह, बर्निंग सेंसेशन में भी काम करती है। आप ऐसे भी पेशेंट आते हैं ना आजकल की, अभी जलन के बारे में, हस्तपात दाह हो रहा है, मूत्र पेशाब में जलन हो रही है, तो इन सभी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ विदारीगण का भी इस्तेमाल करिएगा, विदारीगण के द्रव्यों का। फिर नागर शुंठी, अभी नागर शुंठी पेया क्यों देनी है? शुंठी आपको पता है थोड़ी उष्ण गुण की है, बट फिर भी शुंठी ये रसायन कार्य करने वाली है, तो शुंठी की पेया देने से आम पाचन भी होगा, और फिर आगे चलकर मतलब अग्नि बल भी बढ़ेगा, उसका शरीर का बल भी बढ़ेगा। आप सिंपली पेशेंट को हाइपरटेंशन या कुछ उष्णता जनित पेशेंट की प्रकृति है, पित्त प्रकृति का रुग्ण है, तो आप उसको सलाह दीजिएगा पूरे ग्रीष्म ऋतु के चलते वो गुलकंद खाने के। गुलकंद बेस्ट है, गुलकंद पेट भी साफ करेगा, मुखपाक, मुंह के छाले, पित्तजन जनित संप्राप्ति, पेशाब की जलन है तो इसमें भी ये काम करेगा। ठीक है, अभी और दूसरा एक मैं बताऊंगी आपको, अनुतेल का नस्य। अनुतेल का नस्य बहुत ही सुंदर तरीके से काम करता है। तो अनुतेल के नस्य को बट आपको अवस्था में नहीं देना है, मतलब ब्लीडिंग के फेज में नहीं देना है, बाद में आप अनुतेल का नस्य दीजिएगा, जो कि लोकल हमारे पूरे नासागत नासा के लिए बल देने वाला होगा। और जैसे नासा ही शिरसो द्वारा, तो आप नासा में नस्य कराते हैं, तेल डालते हैं, जो भी सारी प्रोसीजर्स मैंने बताया उसको अप्लाई करते हैं, तो जो भी शिरजनित संप्राप्ति है या शिरो रोग होंगे, या जो भी शीर के कारण अगर जैसे हाइपरटेंशन होगा या ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी शीर के ऊपर काम करने के लिए भी ये बहुत अच्छे प्रकार से काम करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुतोलिका नस्य दे सकते हैं। इसमें कुछ घृतों का भी इस्तेमाल हमें करना है, स्नेहपान कराना होगा, तो वासा घृत बेस्ट रहेगा आपका। शतावर्यादि घृत अच्छा काम करेगा। वत्सक घृत करके आता है, तो वत्सक घृत का भी आप पान करा सकते हैं। त्राइमान का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उदुम्बर पटोल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कुछ कल्प मैं बताऊंगी, बहुत सारे नंबर ऑफ कल्प है जो हम लोग मेनोरोजिया, अत्यार्तोमे वगैरह यूज करते हैं ना, लाइक बोलबद्ध रस का प्रयोग कर सकते हैं, पिश्चानुक्षुण का प्रयोग कर सकते हैं, चंद्र प्रभावटी, चंद्रकला रस, प्रवाल पंचामृत, मुक्ता शुक्ति,
मुक्ता भस्म का प्रयोग करिएगा। पित्त को शमन करना है तो रक्त पित्त के कल्प सारे यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। रक्त पित्ता तक लोह का उपयोग करिएगा, यहाँ ये बहुत अच्छा काम करेगा। इसमें रक्त क्योंकि लोह है तो रक्त की जो भी क्षति हुई है, रक्त की जो भी हानि हुई है, इस हानि को कम करने के लिए भी ये कल्प बहुत अच्छे से काम करेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर रक्त पित्तांतक लोह का उपयोग कर सकते हैं। काम दुधा रस का प्रयोग करिएगा। गोदंती, प्रवाल, पंचामृत, उशिरासो, लोधरासो, चंदनासो, चंदन उशिरा, फिर चंदनारिष्ट या फिर कुशानु चूर्ण, कितने कल्प आपके पास है देखिए। तो ये सारे शीत कषाय गुण वाले कल्पों का आपको प्रयोग करना है। इसमें आपको जैसे मैंने बताया पेया, विलेपी, इन सभी का भी अच्छे से उपयोग आप कर सकती है। कुछ नेचुरल रेमेडीज भी मैंने आपको यहाँ पर अणु तेल का बताया है। फिर मॉडर्न की कल्प या आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी कुछ कल्प भी आते हैं। इसमें एकांगवीर रस का भी अच्छा रोल रहेगा। अगर हाइपरटेंसिव संप्राप्ति है तो इसमें आप एकांगवीर इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। पेनोमिल कील करके सिरप है, फिर नर्वअप करके टैबलेट आती है, टैबलेट पेंटैट भी दे सकते हैं। स्टॉप ब्लीडिंग के लिए आपको पाइलेक्स वगैरह, स्टिप्लॉन वगैरह टैबलेट जो हम लोग पाइल्स में वगैरह यूज करते हैं ना, वो भी आपको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नस्य आपने कर लिया तो फिर ठीक है, नस्य थेरेपी जो कि प्यूरिफिकेशन करा देगी, पंचकर्म में भी इसका उल्लेख आया है। तो ये आचार्य चरक ने भी इसके बारे में भी बताया है। तो उद्वक रक्तपित्त इसको अच्छे से कर सकते हैं। फिर इसमें आप पत्र पोटली पिंड स्वेद का भी प्रयोग करेंगे। पत्र पित्तली पिंड स्वेद क्यों करना है, इसमें आप लाइक निर्गुंड या फिर एरंड है, अर्क पत्र, इन सभी का प्रयोग करेंगे तो दोषों के शमन के लिए अच्छा हो जाएगा। फिर आपको उष्ण मसाले, अचार, पापड़, इन सभी को निकाल देना है। भरपूर पानी पीना है। स्मोकिंग, मद्यपान, फिर ये स्पाइसेस वगैरह लेना बंद करिए। धूप में जाना बंद करिएगा। आप मांसाहार करते हैं, एग्स वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो भी हाई प्रोटीन डाइट को कम करिएगा। चाय, कॉफी, ऐसे हॉट बेवरेजेस, कोका कोला वगैरह, इनको कम करिएगा। अनुलोम करिएगा। फिर कुछ आसन करिएगा, जैसे पवन मुक्तासन है, अर्ध चंद्रासन है, ऐसे कुछ आसन भी करेंगे तो भी आपको अच्छा राहत मिलेगा। फिर फ्रूट्स, अभी सीजन के चलते खरबूज, तरबूज, द्राक्षारिष्ट का अच्छा इस्तेमाल हो सकता है इसमें, तो वो भी आप द्राक्षारिष्ट भी दे सकते हैं, उसका भी अच्छा रोल रहेगा क्योंकि द्राक्षा ये बेस्ट पित्त शमन करने के लिए अच्छा बताया है। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। इसके लिए जो आपको सिंगल हर्ब्स है इसमें कुछ आप इसका रस, चूर्ण भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक वासा, आंवला, नीम है, फिर नींबू का भी रस बताया है, नींबू का रस भी आप डाल सकते हैं। दुर्वा है, अंजीर है, फिर च्यवनप्राश, गुलकंद खाने को लगाइएगा, वो भी अच्छा काम करेगा। दुर्वा स्वरस मैंने बताया, वो फिर उशीर सिरप मैंने बताया। ठीक है, फिर वासावलेह अच्छा काम करेगा इसमें, वासावलेह का भी अच्छा रोल बताया है तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यवागु, पेया वगैरह भी यूज करिएगा। फिर षडंगो पानी का प्रयोग कर सकते हैं। फिर आप धनिया का पानी, धनियों को भिगो कर रात भर इसका पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेशेंट बहुत ज्यादा दुबला होगा तो इसमें आप मांस रस का भी पान के लिए, मीट सूप का भी पान के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, सो इस प्रकार से इन सभी जो द्रव्य मैंने बताए ना, इसका पानी पानक के रूप में, अडुलसा फांट, अडुलसा का पानक, फिर सौंफ का पानक हो गया, फिर आपके कोकंपा पानक हमने कल चर्चा की थी ना, सारे पानक, शुद्ध शीत जल का प्रयोग कर सकते हैं। फिर रिबेरादी पानी का प्रयोग कर सकते हैं। सो जो भी फ्रूट जूसेस आपके पास अवेलेबल है, इन सभी का उपयोग आप रक्तपित्त की इसमें कर सकते हैं। संशमनी क्रिया भी मैंने बता दी है, जिसमें आप सारे कुछ संशमन का, कल्पों का, कुछ हर्बल टीज का, फिर आप पाउडर्स का, कल्पों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि नासागत रक्तपित्त जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें कुछ घृत भी मैंने बताए हैं, इन सभी घृतों का भी इस्तेमाल करिएगा। फिर कुछ क्षार भी बताए हैं रक्तपित्त में, बट अगर क्षार का प्रयोग करना है तो सावधानी से करना होगा, या फिर आप अगर एक्सपर्टाइज है तो ही उसका आप इस्तेमाल करिएगा। कुछ अल्कली प्रिपेयर्ड आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको कंफर्टेबल है तो पलाक्ष क्षार का वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ अल्कलीज का भी। तो लाइक मॉडर्न इसमें कभी कभार कॉटराइजेशन वगैरह करते हैं ना, नेजल पैकिंग या कॉटराइजेशन करते हैं ना, ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए, इसी प्रकार से यहाँ पर ये क्षार का भी काम
काम होगा। उत्पल क्षार है, अर्कपत्र का क्षार है, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक है। फिर एक्सटर्नल जो चिकित्सा हम लोग बता रहे थे ना, पैकिंग वगैरह करना, तो ये आप आयुर्वेदिक हमारे जो हर्ब्स है इसके जूस के साथ भी पैकिंग करा सकते हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कई सारे प्रकार के कल्प एवं चिकित्सा उपचार यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया है। सो होप आपको ये सारा समझ आ गया हो। अभी आप बताइए, मुझे आपके अनुभव शेयर करिएगा, आप किस प्रकार से इसको ट्रीट करते हैं। यस मैम, नमस्कार सभी को। यस, तृप्ति जी। यस, मधुक शाक, पलाशक शाक, उत्पल शाक, पद्मक वगैरह, इसका भी प्रयोग आप करते हैं रक्त पित्त में। यस मैम, आपका किसी का कुछ सवाल है तो बताइएगा। मैम पद्मकाष्ठ का। बच्चों को जो मैम बच्चों को जो होता है, ज्यादातर बच्चों में बहुत होता है गर्मियों में, तो यस यस, कंटिन्यू अपन ट्रीटमेंट देना है तो मैम इसमें अपन ये सब दे सकते हैं जो आप बता रहे थे, दे सकते घी वगैरह जो आपने हैं। एज बताया, बताइए, दाढ़ी बच्चे मवले की वगैरह। एज बताइए, बच्चे की एज बताइए। मैम जैसे नहीं, बच्चे की एज नहीं, वो तो बहुत पहले एक इंसिडेंस हुआ था मेरी सिस्टर के भैया के साथ, तो वो आपने बताया ना प्याज का रस सुंघाना, तो वैसे ही हमने किया था, उसका हेड टिल करके और सर पे हाँ, ठंडा पानी डालते हैं और फिर प्याज वगैरह सुंघाया था तो बंद हो गया था। लेकिन अच्छा। नॉर्मली भी जैसे अपने पास आते हैं ना, तो अपन उनको रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए, शमन चिकित्सा के लिए। शमन चिकित्सा तो बेस्ट है। अगर ऐसे पेशेंट को ना बहुत ही कंटिन्यूली होता है या पित्त प्रकृति का पेशेंट है, तो वहां पर हम लोग शोधन भी कर सकते हैं ना, लाइक वमन विरेचन भी कर सकते हैं आप। इसमें पेशेंट का बल देखकर आप कर सकते हैं इसमें। और बच्चे ओके के लिए मैम, मुझे लगता है ना, बच्चे बच्चों में तो के हम लिए शमन तो चिकित्सा ज्यादा सही रहेगी। हाँ, और बच्चों के लिए आपको करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट तो आप ब्लीडिंग और क्लॉटिंग टाइम भी देख लीजिएगा, है ना। वो यस बहुत यस। मतलब कॉफ को रूल आउट करना जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा है कुछ कुछ बच्चों में ना, मतलब साल में एक दो बार होता है, फिर अपने आप धीरे 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 कम होता है कई बार। यस मैम। ये लॉन्ग टर्म में नहीं रहता, कई बार ऐसे देखा गया है ना। यस मैम। तो इस प्रकार से तो लक्षण को देखिए, सिम्टम्स कितने हैं, कब बारी उसका कुछ वेग वगैरह टाइप में आता है क्या, लाइक मुझे लगता है वेग अगर आते हैं क्या, मतलब एपिसोड्स के टाइप में, या कुछ विशिष्ट ऐसे भी होता है ना, कई बारी कुछ विशिष्ट इसके चलते भी हो सकता है। ये कुछ देखा या डर गया, कहीं जाकर आया, बाहर धूप में खेला, तो भी होता है। तो मैंने मतलब मेरा भी एक ऐसे केस था कि जिसमें वो उस बच्चे को मतलब साल में ग्रीष्म ऋतु के इसमें होता ही था, तो बस उसको अवॉइड करने को लगाते थे हम लोग, धूप में जाना, और जिस तरीके से भी हो सारा पित्त शमन वाला, मधुर गुण वाला ट्रीटमेंट हम लोग कराते थे उसको, तो वो कम हो गया, अभी तो बिल्कुल बंद ही हो गया, लाइक। तो हो सकता है ऐसे। तर्पण करना होगा आपको भरपूर, यवागु पेया सब ये करके। यस मैम, उसका आहार विहार बच्चे का या बहुत जो भी ज्यादा, अपने पास पेशेंट है उस पर हाँ, ध्यान दो। फास्ट फूड वगैरह, हाँ, दूरवास परस का नस्य भी, यस यस बिल्कुल। हमने इसको तो बहुत ही अच्छा ये रोल है। फिर प्यास वगैरह लगती है ना रक्त पित्त के व्याधि में, तो भी आप सारा, मैंने पपेया पानक जो बताया उसका भी प्रयोग कर सकती है। यस मैम। तो संशमन क्रिया, बट संशमन क्रिया के लिए भी आचार्य बताते हैं कि कहाँ पर उसको नहीं करना है। कुछ क्षार का मैंने बताया, बाह्य चिकित्सा हम लोग इसमें कर सकते हैं, जो एक्सटर्नल टाइप में अभ्यंग परिसेचन वगैरह, कुछ मेडिकेटेड पानी ठंडा उपचार वगैरह करना। बट संशमनी क्रिया जो है, गर्भिणी में या बहुत ही बच्चा छोटा है, तो उसमें भी ये संशमन क्रिया को एक्चुअली उन्होंने नहीं एडवाइस किया है आचार्य। इसमें थोड़ा सा हम लोग सोच कर करेंगे, गर्भिणी में वगैरह होता है, बट बच्चों में तो कर सकते हैं, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर बल अच्छा है तो शोधन करिएगा, और बल कम है तो संशमन करिएगा, ऐसा हम लोग इसमें ले सकते हैं।
जो मतलब अब इसमें सनबर्न वगैरह है या पेशेंट का वजन वगैरह कम है तो इसको संशमन ही करेंगे, वहां पर शोधन नहीं करेंगे, है ना। या गर्भिणी में भी अगर तो एक आध दिन हो गया तो इसके लिए हम लोग थोड़ी शोधन करेंगे ना, वहां के वहां हम लोग उसको ट्रीटमेंट देकर पित्त का शमन कराएंगे तो अच्छा रहेगा। गर्भिणी में अगर होता है तो इसको आपको गुलकंद है, च्यवनप्राश है, मुक्ता पिष्टी है, तो सिंपल वाले ड्रग वहां पर देंगे आप लोग, है ना। उसमें आपको फिर दूसरा कुछ करना नहीं इंडिकेटेड होगा। उसमें संशमन क्रिया करेंगे, आपको फिर काढ़ा वगैरह पिलाएंगे उसको तो भी अच्छा है। लाइक वासा पत्र का या लाइक मृदवी का, रेजिन्स का पानी दीजिएगा, जो हमारे रेजिन्स आते हैं ना, तो उसको रात भर भिगोकर उसका पानी भी देंगे तो भी गर्भिणी के लिए अच्छा रहेगा। बच्चों में भी ये दे सकते हैं, आप पूछ रहे हैं ना बच्चों के लिए। यस मैम। मैम मखाना वगैरह भी दे सकते हैं ना, वो भी तो शीत हाँ वाला मखाना होता है। भी, यस यस मखाना भी दे सकते हैं। मधुक थैंक अच्छा यू। काम करेगा ना, मधुक ज्येष्ठ मध भी अच्छा काम करेगा। खदिरादि चूर्ण है, श्रृंगाटक पाउडर भी अच्छा काम करेगा, श्रृंगाटक आदि चूर्ण जिसमें लाजा है, देखिए लाजा लाया का भी पानी दे सकते हैं आप। मतलब तू देखिए लाइक ब्लीडिंग हो गई तो तुरंत आप हेवी खाना तो नहीं देंगे ना, इसमें हमें थोड़ा हल्का पतला देना पड़ेगा ना। पेया यवागु मंड खजूर का दे सकते हैं आप यहाँ पर, खजूर का फांड घी बनाकर वगैरह बेस्ट है ये। चंदन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, शीत कल्पना का प्रयोग करिएगा। पेया वगैरह सब कुछ जो मैंने अभी बताया प्रियंकवादी। अगर इसमें वातानुबंध वगैरह है तो आपको फिर नागर शुंठी या फिर बलशुत पेया गोक्षुर वगैरह का प्रयोग करना होगा। और घृत तो बेस्ट ही है, सभी प्रकार की ये घृत जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना, ये इसका तो रोल अच्छा ही है। और कुछ ट्रेडिशनल फॉर्मुलेशन है ना आपके पास, गोदंती है, कामदुधा है, ये पाइलेक्स वगैरह भी लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा। ब्लीडिंग के लिए कैप्सूल बिल्व करके आती है, बहुत सारे कुटजादी करके आती है, वो भी यूज कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता इतना हमको ये होगा ये, मतलब वो कम हो जाता है, बहुत बार देखा गया है थोड़ा सा शीत वगैरह यूज कर लिया ना तो कम हो जाता है एक्चुअली बच्चों में। बस परहेज बहुत अच्छा जरूरी है इसमें। वट श्रृंगी आदि कषाय, चंदन आदि कषाय, ये भी सारे कषाय इस्तेमाल कर सकते। द्राक्षा बेस्ट है, द्राक्षादि कषाय तो बेस्ट है, सारीवादी कषाय भी बेस्ट रहेगा। शतावरी तो है ही है, राय बेदादी कषाय भी है, उशिरादि है, सुंदर। मुझे लगता है ना आयुर्वेद में बहुत। जी हाँ तृप्ति बताइए पंचवल्कल भी बताइए। यूज कर सकते हैं मैम। पंचवल्कल मुझे लगता है ना अधोक रक्तपित्त में पंचवल्कल अच्छा रहेगा। लाइक बुधगत है या योनिगत है तो ऊर्ध्वक से। वैसे तो पंचवल्कल का काम ही है शीत कषाय है, वो भी मदद करेगा रक्तस्राव को कम करने के लिए। बट जैसे खासकर हम लोग अधोक रक्तपित्त में इसका प्रयोग करते हैं पंचवल्कल का। जैसे हमने कल के इसमें भी देखा था ना, गुदगत अगर रक्तस्राव है तो वहां पर यूज कर सकते हैं। हाँ तृप्ति बताइए, डॉक्टर तृप्ति। नमस्ते मैम। नमस्कार बताइए। हाँ मैम, नासागत रक्तपित्त तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया मैम। मुझे थोड़ा अलग से पूछना था कि है ना, हाँ बोलिए ना मुखदूषिका की। हाँ, एक हाँ मुखदूषिका की पेशेंट है, उसका नया हाँ पिंपल्स आने का बंद हो गया। और अच्छा। जो अभी दाग है ना, तो वो बच्चे हम्म, हैं, तो लाइक के मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? अच्छा दीपन तो पाचन वातानुलोमन कर लिया, कांचना हाँ गुग्गुल दिया था, बहुत मोटे मोटे पिंपल्स आते थे। अच्छा। और मैम रसपाचक चालू किया था, मांसपाचक से अभी है, ऐसा किया है। और अभी रिसेंटली लास्ट वीक आई तो उसका नया आने का बंद हो गया पिंपल्स, लेकिन अभी जो है सिर्फ दाग बच गए हैं। अच्छा तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ मैम? चेहरे पर ही है केवल दाग? हाँ हाँ, केवल चेहरे पर ही है, और मेजॉरिटी फोरहेड आपने और दोनों चीज। वर्णगन का आप देखिए, आपने दीपन पाचन कर लिया कुछ, आपने चंदन फिर ये कुछ कर लिया, आरोग्यवर्धिनी महामंजिष्ठ आदि काढ़ा मैं वगैरह दिया? हाँ मैम, उशीरा तो दिया था। उस पेशेंट को है ना थोड़ा यूरिन का अर्जेंसी भी था, एज कंट्रोल बताइए, नहीं कर। एज बताइए पेशेंट एज की। रहेगा 38। 38।
जी मैम। ओके, 38 एज है, ठीक है, ठीक है, ओके, 38 एज है। बाकी मेंसेस वगैरह रेगुलर है? बाकी कुछ बाकी सब शिकायत? ठीक है मैम, बाकी कुछ भी शिकायत नहीं है। TSH वगैरह कुछ बढ़ा हुआ है? नहीं मैम, वो भी उसने 2 महीने पहले ही किया था, तो वो नॉर्मल है उसका। ओके ओके ओके, ठीक है। तो हमने इसको, अभी आपने क्या क्या दिया है बताइएगा? सिर्फ दाग रह गए, तो आपने अनुलोमन हाँ करवाया था, उसका अनुलोमन जी दिया था मैम, उनको? जी मैम, एरंडस ने से अनुगमन करवाया और रक्त शोधक और कृमि कुठार से स्टार्ट किया, और उसके बाद कुमकुमादी तेल का रक्त। वगैरह प्रयोग किया आपने, कुमकुमादी तेल का वगैरह? नहीं मैम, वो नहीं किया है, वो करती हूँ मैं फिर। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो मुझे लगता है कुमकुमादी तेल या यहाँ पर ना थोड़ा सा एलादी तेल या कनक तेल से भी अभ्यंग कराने से भी दाग, जो एक प्रकार का ओके, हाइपर पिगमेंटेशन टाइप का है ना, वो भी कम होता है। राइट, कुमकुमादी तेल ओके, बस 1 या 2 ड्रॉप में, उसको ना दिन में 2 हाँ बार हाथ से बस थोड़ा सा लगाइए, बहुत ज्यादा भी नहीं यूज करना है। हाँ आपने हाँ। चंद्रप्रभा टी इस्तेमाल की थी एक बार? नहीं मैम, चंद्रप्रभा नहीं की है। चंद्रप्रभा भी दीजिएगा। और यहाँ ओके मैम, पर मुझे लगता है महामंजिष्टादि काढ़ा या कुछ गंधक रसायन ब्लड प्यूरिफिकेशन के ओके, लिए देंगे तो अच्छा रहेगा, ओके मैम, चलेगा। है ना? ये आप एक हाँ इसको बताइएगा। इसके जी, साथ आपको मंजिष्ठा, लोध्र, दारू हरिद्रा, चंदन, इन हाँ सभी का एक पेस्ट बनाकर उसको आप लगाने को बताइएगा रात्रि में। ओके, एक थोड़ा सा कई लाइक हमें ये चाहिए ना, कुछ एप्लीकेशन के लिए कुछ देना पड़ेगा, राइट, तो ये राइट, सारे वर्ण, ये सारे वर्ण वाले हैं, तो ये अच्छा राइट, काम करेंगे। और अगर हो सके तो उसके चेहरे के दाग धब्बे की फोटो मुझे भेजिएगा। लाइक आई जस्ट वांट टू सी ओके व्हाट टाइप ऑफ दोषाज आर इन्वॉल्व, लाइक वात पित्त कफ क्या संप्राप्ति है, इसके हिसाब से भी थोड़ा सा हम लोग ये करेंगे, क्योंकि अभी मैम, 38 मेनली है, तो है, राइट, तो मुझे लग रहा है कि वो हार्मोनल इसके तरफ भी जा रही है ना, तो लाइक करेक्ट, करेक्ट, मेनोपॉजल इसमें भी मेलाज्मा करके आता है ना, तो राइट। व्यंग टाइप का है या पिंपल्स के दाग है, वो क्लियर करिएगा आप जरा। हाँ मैम, है, पिंपल्स के ही दाग है, और अच्छा, मेनली तो वात पित्त की संप्राप्ति है, वात काफी ज्यादा है, और जो हाँ, कलर अभी बच्चा है वो पेट बिल्कुल साफ होता है, पेट साफ होता है? पेट साफ हो रहा है अभी उनका। ओके। हम्म, और मैं आपको बता दी, देखिए आपको मैं बहुत सारे बताऊंगी क्योंकि इसके ऊपर हमने सेशन भी किया था। मेथी दाने का ओके, पेस्ट भी आप लगा सकती है, फिर जी, टोमेटो का जूस है, फिर इसमें आप ना लाइक सारे अपने घरेलू जो नुस्खे होते हैं, लाइक एलोवेरा का जेल है, फिर हम्म, मिंट, पुदीना के पत्तों का भी रस निकाल कर वो हल्का सा भी लगाते हैं, तो जो दाग होते हैं ना वो कम होते हैं सारे। फिर टर्मरिक ओके, पाउडर का पेस्ट है, आंवला का हनी के साथ है, हाँ बहुत सारे हाँ, होम रेमेडीज जो है ना। और एक राइट, बताती हूँ मैं अलग से आपको, आप वात बता रही है ना, पित्त कफ वात, तो इसमें त्रिफला धावन भी अच्छा है, मतलब चेहरे को ओके, त्रिफला से तो धोना। हाँ, हाँ, वो भी एक अच्छा उपयोग होगा इसमें। ओके मैम। तो और मैम आपने आप जो, अभी रूल आउट करिएगा, हाँ, कैसे लेना है। डेफिनेटली, डेफिनेटली, अब आपने जो मंजिष्ठा, लोत्रा और चंदन, इन वर्ण्यकण हाँ, ये का काम लेप करेगा। बताया ना, तो मैम वो हाँ क्या दिन में लगा के सूखने के बाद वॉश करते हुए? हाँ, गुनगुने पानी से उसको निकाल दीजिएगा। हाँ, ओके, ओके, क्लियर मैम, गॉट इट, ओके। और मुझे फेस का थैंक यू। फोटो शेयर करिएगा, मुझे लगता है ना एक बार देखिए, थोड़ा सा अच्छा ओ, रहेगा। ओके, डेफिनेटली मैम। ठीक है। कल्प हाँ, हमारे पास ठीक, बहुत सारे हैं, बहुत सारे कल्प जी है। मैम, गंधक जी रसायन मैम, दे सकते हैं, लोद्रासो है, खदिरारिष्ट है, आप कैशोर गुगुल है, अवस्था के अनुरूप चंदनासो, कुमारियासो रक्त शोधन करने के लिए, और फिर लाइक राइट, कुछ आरोग्यवर्धिनी भी हमारे स्रोतों के ऊपर काम करती है। फिर करेक्ट, महामंजिष्ठादि काढ़ा भी कुष्ठग्न वगैरह बताया है, कृमिघ्न बताया है, तो वो भी एक बार राइट, देना चाहिए, क्योंकि ये वर्ण भी ओके, है ना महामंजिष्ठादि काढ़ा काढ़ा, जी तो मैम, ये भी जी, काम करेगा। तो ऐसे सारा मिलाकर अगर आप इस्तेमाल करती है तो मुझे लगता है कि कम हो जाएंगे। ओके, ओके, और डेफिनेटली। एक्सपोजर का है, सन का एक्सपोजर वगैरह है पेशेंट का, नहीं ना? थोड़ा बहुत है मैम, लेकिन ऐसे डेली बेसिस पर नहीं, वीक में 3 या 4 बार होता है उसका exposure। अच्छा, कुछ कॉस्मेटिक्स का एलर्जी, स्पेसिफिक कॉस्मेटिक्स का रिएक्शन वगैरह? यानी मैम, हाँ वो ही लग रहा है कि कॉस्मेटिक के रिएक्शन के बाद आया था,
पिंपल्स, और अभी पिंपल्स का हमने ट्रीट कर दिया तो वो चला गया, लेकिन सिर्फ अब धब्बे ही बचे हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तो आप ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा फिर, है ना? डेफिनेटली डेफिनेटली, थैंक यू और वेरी कोई मच। केस है? और कोई केस है? नहीं बट मैम। बीच बीच में ना पेशेंट का अनुलोमन करते रहिएगा। ओके एक मैम। बार हफ्ते में एक बार एरंड तेल का उसको बताइएगा जरूर, तेल की ओके। रोटी या फिर ऐसे ही पीने को। तो थोड़ा सा राइट। अनुलोमन करते रहना चाहिए इसमें, मुझे लगता है जो ओके। इस प्रकार से डिस्कलरेशन वगैरह होते हैं ना, इसमें अनुलोमन की जरूरत राइट। रहती है। ओके ठीक है। मैम। यस मैम, थैंक यू मैम। फिर आज के लिए रुकिए, अगर किसी का कुछ ये नहीं तो आज के लिए रुक जाते हैं फिर हम। ठीक है, जी, ओके, फिर नमस्कार सभी को, चलिए थैंक कल यू मैम, मिलते हैं फिर। नमस्ते। हाँ। ओके।